हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप किसी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो मैं आ चुका हूँ आज एक नए लेक्चर के साथ सी लैंग्वेज में। आज हम देखेंगे डिस्प्लेइंग आउटपुट और टेकिंग इनपुट फ्रॉम द सिस्टम। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाया था दो टॉपिक के बारे में, यानी कि प्री प्रोसेसर के बारे में मैंने समझाया था आपको, और समझाया था stdio.h के बारे में। तो आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उससे पहले हमें मिलती है #include stdio.h, #include stdio.h। आपने देखा होगा। तो हमने इसका कर लिया था, हमने पहले स्मॉल h। तो हमने इसका पहले देख लिया था इस प्रीवियस लेक्चर में कि stdio.h का यूज़ क्या होता है, #include का यूज़ क्या होता है, हम इसे प्रोग्राम में क्यों इंक्लूड करते हैं, इसका हमने यूज़ देख लिया था। आज के वीडियो में हम देखेंगे, आप यहाँ पे देख रहे होइएगा प्रिंटफ जो वर्ड जो है, हमने प्रिंटफ वर्ड का यूज़ किया था, स्कैनफ वर्ड का यूज़ किया था। तो इस दोनों वर्ड के बारे में आज हम टारगेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे बेसिकली फंडामेंटल से आपको लेके चल रहा हूँ। इंक्लूड, #include, stdio.h ये प्री प्रोसेसर टॉपिक है जो कि आपको फर्दर आगे पढ़ना था, लेकिन मैंने फिर भी आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया प्री प्रोसेसर का कि प्री प्रोसेसर क्या होता है और हम इसे यूज़ क्यों कर रहे हैं अपने फर्स्ट लाइन में। तो मैं आपको बेसिकली बहुत ही फंडामेंटल चीज़ को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, ताकि आप जो लंबे लंबे प्रोग्राम लिखे उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो #include बहुत ज़्यादा फंडामेंटल चीज़ है, इसे मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। stdio.h बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है, इसे मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। प्रिंटफ और स्कैनफ भी हम हमेशा प्रोग्राम में अपने यूज करते ही हैं। 99% प्रोग्राम में आपको प्रिंटफ स्कैनफ का देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए मैं इस सभी चीज़ों को पहले कवर कर रहा हूँ। धीरे धीरे फिर मैं आगे एडवांस टॉपिक पे मूव करूँगा, जहाँ मैं आपको बताऊँगा इफ एल्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, एवरीथिंग। तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। आप एवरी स्टेप आप चल रहे हैं सीढ़ी की, तो आपको धीरे धीरे अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी सी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि ये जो वीडियो है, ये चैनल जो है, ये न्यूटन स्कूल के कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया है। तो न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने प्लेसमेंट की तैयारी कर सकते हैं बिना किसी कोई फी दिए हुए। यानी कि आपको कोई फ़ी नहीं देना है, आपको पहले जॉब मिल जाए 5 LPA से ऊपर की गारंटीड, तभी आपको न्यूटन स्कूल को फ़ी पेमेंट करना होता है। तो ये आप अपने ड्रीम जॉब की तैयारी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और न्यूटन स्कूल हाल ही में अपना लॉन्च पैड भी अपना लॉन्च करने जा रही है। तो आप इस वेब पेज को चेक कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि आपको यहाँ पे क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। सर्टिफिकेट, कोर्स सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स मिलेंगे, आपके पास एक कम्युनिटी होगा जहाँ पे आपके जैसे हज़ारों बच्चे सीख रहे होंगे। तो इस तरह से आप अपने कम्युनिटी में सीख सकते हैं जो आप ड्रीम जॉब के लिए तैयारी करना चाहते हैं उसका। तो अब मूव कर लेते हैं हम अपने पीपीटी पे कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ डिस्प्लेइंग आउटपुट से। तो डिस्प्लेइंग आउटपुट क्या हुआ, जो हम आउटपुट स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, यानी कि थ्रो कर रहे हैं। तो मैं कुछ भी सबसे पहले आउटपुट थ्रो करने के लिए जो मैंने भी लिख रहा था, वो आप देख रहे होइएगा कि वो मैंने हमेशा प्रिंटफ स्टेटमेंट में क्लोज किया है उसे। यानी प्रिंटफ लिखने के बाद ये जो पैरेंथेसिस आप देख रहे हैं, इसके पास मैं 2 डबल कोटेशन लगाता था और इसके बीच में कोई भी स्टेटमेंट लिखता था तो वो प्रिंट हो जा रहा था। आपने इसे दिखाया था आपको प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आप वहां से समझ सकते थे कि प्रिंटफ का यूज क्या है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि प्रिंटफ हम यूज कैसे करते हैं और यूज क्यों करते हैं। तो प्रिंटफ जो है, ये आउटपुट का इंफॉर्मेशन थ्रो करता है कमांड लाइन पे। यानी आपने देखा होगा कि आप, अगर मैंने आपको न्यूटन आईडीई पे दिखाया था रन करके प्रोग्राम, तो न्यूटन आईडीई वाला प्रोग्राम जो है, तो न्यूटन वाला आईडी में आपको सिस्टम पे कंसोल, यानी कि आपको कमांड लाइन की ओपन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई डिफॉल्ट यूज करते हैं एक्सटर्नल आईडी, तो वहाँ पे आपको कमांड लाइन ओपन अपने आप ऑटोमेटिकली वो ओपन हो जाएगा। तो आप अगर ट्राई करना चाहते हैं आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिकली ये कमांड लाइन पे जो आउटपुट शो करेगा आपको, यानी कि जो हम इसे टर्मिनल भी बोलते हैं, कंसोल भी बोलते हैं, कमांड लाइन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये आउटपुट थ्रो करता है, और आउटपुट थ्रो करता है जो हमारा, मैंने उसे कुछ भी सिस्टम में जो मैंने राइट किया, यानी कि जब प्रिंटफ के अंदर जो मैंने पैरेंथेसिस में जो मैं राइट करूंगा कोई भी लाइन, वो वहाँ पे आउटपुट वो कमांड लाइन पे थ्रो करेगा। इसी तरह अब हम देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन जो डिस्प्ले होगा वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो प्रिंटफ जहाँ पे उसको दिख जाएगा, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर मैंने डबल कोटेशन में जो भी कुछ लिखा है उसे वो एक्सेस कर लेगा और उसे वो थ्रो कर देगा। और आपने नोटिस भी क्या हुआ कि प्रिंटफ जो एक स्टेटमेंट है, उसको एंड करने के टाइम हम सेमी कोलोन भी यूज करते हैं। तो ही मैंने थर्ड लाइन पे लिखा है कि सेमी कोलोन के साथ ये स्टेटमेंट एंड होता है। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स है प्रिंटफ लिखने का, प्रिंटफ क्यों लिखते हैं और प्रिंटफ को कैसे लिखते हैं, उसका सिंटैक्स। अब आगे देख लेते हैं प्रिंटफ के बारे में कुछ और, कि प्रिंटफ जो है ये बहुत ही कॉमन फंक्शन है जो हम यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, या फिर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लीजिए, वहाँ पे आपको आउटपुट प्रिंट करना होगा ही, फिक्स है।
तो मैक्सिमम कोड में आपको प्रिंट एफ दिख ही जाएगा। तो जहाँ पे उस तरह का जावा में प्रिंट एलन हम बोलते हैं तो वहाँ पे प्रिंट एलन दिख जाएगा आपको। तो यहाँ पे प्रिंट एफ हम बोलते हैं, तो प्रिंट एफ जो हमारा ये फंक्शन है जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है सी लैंग्वेज में, तो इसे आपको ध्यान में रखना है कि प्रिंट एफ। और ये जो है बहुत ही ईजी और कन्वीनियंट मीन्स है, यानी कि ये बच्चा वाला चीज़ है। सब कुछ कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले कोई भी स्टूडेंट जो स्टार्ट करता है वो प्रिंटएफ और स्कैनएफ से ही यूज करता है। स्कैनएफ में आपको आगे बताऊंगा, वो प्रिंटएफ का ही भाई है। तो आज हम दो भाई की कहानी सुनेंगे, एक प्रिंटएफ और एक स्कैनएफ। तो प्रिंटएफ बहुत ही ईजी है, कन्वीनियंट है डिस्प्ले करने के लिए प्रोग्राम रिजल्ट्स को, तो हम प्रिंटएफ का यूज करते हैं। नॉट ओनली कैन सिंपल फ्रेजेस बी डिस्प्लेड बट द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। हम सिर्फ फ्रेज को ही डबल कोटेशन में नहीं कर सकते हैं डिस्प्ले इस वैल्यू में, इसमें हम वेरिएबल्स को भी एक्सेस करके वेरिएबल्स का जो वैल्यू होता है वो भी हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। एंड द रिजल्ट्स ऑफ द कंप्यूटेशंस कैन ऑल्सो बी डिस्प्लेड, यानी कि कंप्यूटेशन का रिजल्ट मतलब अगर हम कुछ प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी कुछ प्रोग्राम लिखते हैं तो उसे भी ये कैलकुलेट करके ये हमें प्रिंटएफ जो फंक्शन है ये हमें डिस्प्ले कर देगा, जो भी मैं यहाँ पे कंप्यूट करूँगा। और इसे हम डिबगिंग के लिए भी यूज करते हैं। डिबगिंग यानी कि आपका अगर कोई प्रोग्राम में कोई वैल्यू आपको एरर दिखा रहा है वेरिएबल्स का, तो आप फिर डिबगिंग प्रिंटएफ के यूज से भी बहुत इजीली कर सकते हैं। तो ये सब हम आगे फ्यूचर्स में देखेंगे कि डिबगिंग के सेक्शन में आपको स्पेशली डिबगिंग का पार्ट समझाऊंगा, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि डिबगिंग कैसे करते हैं और क्या बेस्ट वे है डिबगिंग करने का। तो मैं यहाँ पे कुछ भी आपको छोड़ूंगा नहीं, आप बेस्ट चैनल पे हैं, आप बेस्ट चैनल पे बने रहिए। बेसिक से एडवांस तक आपको मैं सीख कर गारंटी लेता हूँ आप समझ जाइएगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी सी लैंग्वेज को सीखने में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ रहे हैं, वो है इसी का भाई, वो है क्या है, स्कैनएफ। तो स्कैनएफ होता है वो उल्टा ठीक करता है इसका। प्रिंटएफ जो है ये पैसा बर्बाद कर रहा है और स्कैनएफ पैसा कमाता है, यानी कि ये पैसा कमा के ला रहा है, यानी कि ये इनपुट से इनपुट ला रहा है और ये हमारा आउटपुट थ्रो कर रहा है, यानी कि ये पैसा बर्बाद कर रहा है और ये पैसा ला रहा है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, आपको अगर कंफ्यूजन हो प्रिंटएफ स्कैनएफ में तो, कि स्कैनएफ पैसा कमा के ला रहा है और प्रिंटएफ पैसा बर्बाद कर रहा है, यानी कि थ्रो कर रहा है, आउटपुट हमें दिखा रहा है। तो वी हैव डिस्कस्ड आउटपुट, नाउ लेट्स लर्न अ बिट अबाउट इनपुट। अब हम इनपुट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इनपुट जो है ये हमें कंसोल से हम कुछ भी इंटर करते हैं, यानी कि वो हमें कंसोल पे आउटपुट दिखा रहा था। अब हम कंसोल पे कुछ राइट करेंगे, यानी कि कमांड लाइन, आप कंसोल कमांड लाइन को सेम समझिए टर्मिनल, तो उसे ये हमें उस पर हम कुछ लिखेंगे तो ये इनपुट लेगा और फिर उसका ये वैल्यू प्रोग्राम में एंटर कर देगा। तो सी लैंग्वेज में आप बहुत सारे फंक्शंस देखेंगे, जिसमें से स्कैनएफ भी बहुत ही जनरल फंक्शन है जो कि रीड करता है कि क्या फॉर्मेट में मैंने लिखा है। तो प्रिंटएफ जो है, प्रिंटएफ में आप कुछ भी लिखिएगा, या तो इंटीजर लिखिए या कैरेक्टर लिखिए, कुछ भी लिखिए, वो इसे कन्वर्ट करके टेक्स्ट में लाके आपको वो थ्रो करेगा, यानी कि आउटपुट शो करेगा। लेकिन स्कैनएफ उल्टा करता है। स्कैनएफ में आप जो भी लिख रहे हैं वो आप टेक्स्ट में लिख रहे हैं और उसे वो फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से वो अगर आपने अगर परसेंटेज डी यूज़ किया है तो वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, परसेंटेज सी यूज़ किया है तो कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये टेक्स्ट लेता है और अलग अलग फॉर्मेट में ये कन्वर्ट करता है। लेकिन प्रिंटएफ जो है वो अलग अलग फॉर्मेट में लेता है वैल्यू और वो आउटपुट शो करता है टेक्स्ट में। तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं प्रिंटएफ और स्कैनएफ का बेसिक डिफरेंस। तो प्रिंटएफ आउटपुट थ्रो कर रहा है, स्कैनएफ इनपुट ले रहा है और उसे अपने प्रोग्राम में यूज कर रहा है। ये बेसिकली फंडामेंटल्स है। अब मैंने आपको बेसिकली फर्स्ट लेक्चर में ही आपको समझाया था कि फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन क्या होता है। फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन आपको मैंने बताया था, परसेंटेज एस यूज करते हैं स्ट्रिंग के लिए, परसेंटेज डी यूज करते हैं इंटीजर के लिए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ जो आपको फिर सभी याद हो जाए, परसेंटेज सी यूज करते हैं कैरेक्टर के लिए, परसेंटेज एफ यूज करते हैं फ्लोट के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस हैं, आप समझ सकते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग आपको फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन यूज करना है। अगर आप लिख रहे हैं कैरेक्टर और आप यूज कर रहे हैं परसेंटेज डी, तो वहाँ पे आपको आउटपुट शो नहीं करेगा, वो एरर भी नहीं दिखाएगा लेकिन आउटपुट भी आपको शो नहीं करेगा। तो इस बेसिक बात का आपको ध्यान रखना है और ये आपको याद नहीं करना है, आपको प्रोग्राम लिखते लिखते अपने आप ये माइंड में सेट हो जाएगा कि किसके लिए क्या यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन। अब आगे बढ़ रहे हैं कि इफ stdin इज इनपुट फ्रॉम द कीवर्ड, यानी हम कुछ भी इनपुट लिखते हैं वो कीवर्ड के यूज से यूज करते हैं कीबोर्ड का। तो कीबोर्ड जो हम लिख रहे हैं वो एक कैरेक्टर होता है, यानी कि आप 2014 लिखेगा तो कंप्यूटर वो नहीं समझेगा कि ये 2014 एक नंबर है, वो समझेगा कि 2 एक कैरेक्टर है, 0 एक कैरेक्टर है, 1 एक कैरेक्टर है, 4 एक कैरेक्टर है। तो इसे हमें उस तरह से फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन देना है ताकि ये समझ जाए कि हाँ ये इंटीजर है, नहीं तो वो समझेगा कि कैरेक्टर है। तो हमें परसेंटेज डी यूज करना होगा ताकि कंप्यूटर समझे कि हाँ ये नंबर है, ना कि कोई कैरेक्टर है। क्योंकि मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में भी कि कैरेक्टर का एक सेट होता है, यानी कि 2 हो गया,
जीरो हो गया, मतलब 1 to 9 नंबर, अल्फ़ाबेट, कैपिटल, स्मॉल, स्पेशल कैरेक्टर्स, तो ये सब हमारे सेट हैं कैरेक्टर्स के। तो वो कीबोर्ड से हम जो भी देंगे वो कैरेक्टर समझेगा, लेकिन उसे हम फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन का यूज करके उसे बता सकते हैं कि नहीं ये कीवर्ड जो है, ये कैरेक्टर जो है, ये कैरेक्टर नहीं है। उसे आप कैरेक्टर बोलना चाहे तो स्पेशली आप परसेंटेज सी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप उसे कुछ और बताना चाहे तो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा कि ये परसेंटेज एस स्ट्रिंग है, परसेंटेज जी इंटीजर है। तो आप, मैं समझ सकता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट है कि यू वांट टू स्टोर दैट एज ए न्यूमेरिकल वैल्यू रेदर देन एज ए स्ट्रिंग, योर प्रोग्राम हैज टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग। ये वही बात जो मैंने आपको बताया अभी, वही बात ये लिखा हुआ है, आप पढ़ के समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इतना पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल से मूव करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ जो आप स्कैनफ और प्रिंटफ का यूज करने से पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो प्रिंटफ और स्कैनफ जो है ये कुछ आर्गुमेंट्स को यूज करता है। आर्गुमेंट्स आप अभी नहीं समझ रहे हैं तो आर्गुमेंट्स आप अभी मत समझिए, आपको मैं सही समय आने पे समझाऊंगा कि आर्गुमेंट्स क्या होता है, क्योंकि अपना टाइम एक्स्ट्रा चीज पे नहीं लगाना है जो आपके लिए अभी मुश्किल हो थोड़ा समझने में। तो हम स्टेप वाइज चलेंगे। तो आपको आर्गुमेंट्स अभी समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। समय आने पर मैं इसे समझाऊंगा आपको फंक्शंस में आर्गुमेंट्स क्या होता है और पैरामीटर्स क्या होता है। तो इन सभी चीज़ों के बाद हम उस समय फंक्शंस में देखेंगे। अब आगे देख लेते हैं। कंट्रोल स्ट्रिंग इंडिकेट्स द डेस्टिनेशन डेटा टाइप फॉर द इनपुट स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि जो हम डेटा टाइप को मैंने बताया कि आपको डेटा टाइप का स्पेसिफाई करना होगा कि कौन सा डेटा टाइप आप यूज कर रहे हैं। जैसे इंटीजर के लिए परसेंटेज डी, उसी तरह आपको स्पेसिफाई करना होगा कि आप कौन सा इनपुट दे रहे हैं कैरेक्टर में। फिर बात कर रहे हैं द प्रिंटफ फंक्शन यूजेस वेरिएबल नेम्स, कॉन्स्टेंट्स एंड एक्सप्रेशंस एज इट्स आर्गुमेंट लिस्ट। तो आर्गुमेंट में हम वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट का यूज कर सकते हैं, एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। तो आपको मैं सिंपली भाषा में समझाऊंगा आर्गुमेंट लिस्ट क्या हुआ। तो अगर प्रिंटफ एक फंक्शन है ये, तो इसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे वो हमारा आर्गुमेंट हो जाता है। तो आर्गुमेंट इसके अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं, एक नॉर्मल स्टेटमेंट लिख सकते हैं जो डबल कोटेशन के अंदर आता है, एक कांस्टेंट कुछ भी लिख सकते हैं जो कांस्टेंट हमारा होता है जो आपको मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, वेरिएबल नेम लिख सकते हैं, वेरिएबल नेम यानी कि जो आपने इंट ए इक्वल टू 5 लिखा था तो वहाँ पे आप परसेंटेज ए यूज कर सकते हैं, यहाँ मतलब ए का यूज कर सकते हैं वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं कि कैसे कैसे प्रिंटफ में कौन कौन से आर्गुमेंट यूज करने चाहिए। तो ये सभी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, बेसिक फंडामेंटल्स है ये। और स्कैनफ जो है ये हमारा पॉइंटर्स टू वेरिएबल्स यूज करता है, यानी कि आपने स्कैनफ में हमेशा एम्परसैंड का यूज करेंगे। तो एम्परसैंड जो है वो हमारा मेमोरी एलोकेशन होता है। तो आप अभी नहीं समझेंगे, जब मैं पॉइंटर्स टॉपिक पे पहुंचूंगा तो वहां पे आपको मैं समझाऊंगा कि एम्परसैंड क्या होता है, स्टार क्या होता है, एस्ट्रिक, तो सब उस समय हम देखेंगे। वो हाई लेवल थोड़ा टॉपिक है तो हम उस पर आसानी से इन डेप्थ में आसानी से समझ सकते हैं। तो अभी आपको बस समझना है जो मैं समझा रहा हूँ उतना ही पार्ट को। एक्स्ट्रा चीज़ों पे आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप बिगिनर हैं। तो आपको जितना समझ में आ रहा है उतना ही पे आप ध्यान दीजिए, जो आप नाम सुन चुके हैं उतना ही पे समझिए, जो आपको लिए आपके नया नाम लग रहा है तो उस पर आपको भी ध्यान नहीं देना है। जैसे कि प्रिंटफ स्कैनफ आप पहले सुन चुके थे फर्स्ट प्रोग्राम में, तो उन सभी चीज़ों पे आपको ध्यान देना। अगर आपको प्रिंटफ स्कैनफ में दिक्कत आ रही है समझने में तो फिर आपको टेंशन करना है। अगर आपको आर्गुमेंट समझ में नहीं आ रहा है तो आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सही समय आने पे आप समझ जाइएगा कि आर्गुमेंट्स क्या होता है। अभी आपका मेन फोकस प्रिंटफ स्कैनफ हैशटैग इंक्लूड stdio.h ये सब आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए समझ में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बिहाइंड द सीन्स कंप्यूटर के। अब बात कर लेते हैं 3 रूल्स अब रिमेंबर होने चाहिए स्कैनफ के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारे प्रोग्राम में आपको अगर इनपुट लिखना है, आउटपुट प्रिंट करना है तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो स्कैनफ का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है द रिटर्न। इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ आइटम्स दैट इट सक्सेसफुली रीड्स। जितना ये प्रोग्राम रीड करेगा, इनपुट रीड करेगा, उतना ही कोई ये रिटर्न करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। अपना मन से कुछ भी रिटर्न नहीं कर देगा कि हाँ भाई मेरे मन से मेरी तरफ से गिफ्ट ले लो आप एक्स्ट्रा 2-4 और आप इसे भी रिटर्न करके आउटपुट शो कर दो, तो ऐसा ये नहीं करने वाला है। अगर हम 2 वेरिएबल लेंगे तो 2 वेरिएबल ही आउटपुट करेगा, जितना इसे हम काम करेंगे करने के लिए उतना ही करेगा। बहुत आलसी है ये, एक्स्ट्रा काम अपने मन से कुछ भी नहीं करेगा। If you use scanf to read a value for one of the basic variable types we have discussed, precede the variable with an ampersand an ampersand। तो ampersand का यूज कर सकते हैं। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम ampersand का यूज करते हैं scanf में, लेकिन printf में ampersand का यूज नहीं करते हैं। तो ampersand जो है ये पॉइंटर्स में हम समझेंगे क्या होता है। तो जैसे कि आपको एग्जाम्पल भी आपको समझा दूंगा, कि एग्जाम्पल आगे आपको समझा दूंगा। तो अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना है इस पॉइंट को, ये हम आगे समझेंगे। If you use scanf to read a string into a character array, don't use an ampersand। अगर आप कैरेक्टर एरे यूज कर रहे हैं तब आपको एम्परसैंड का यूज नहीं करना है। यानी कि आप अगर वेरिएबल को एक्सेस ले रहे हैं तो आपको एम्परसैंड यूज करना है, कैरेक्टर एरे कुछ भी आपको यूज नहीं करना है एम्परसैंड वहां पे। The scanf function uses white space, new lines
टैब्स एंड स्पेसेस टू डिसाइड हाउ टू डिवाइड द इनपुट इनटू सेपरेट फील्ड। तो स्कैनफ जो है ये हमारा न्यू लाइन टैब्स और स्पेसेस को इग्नोर नहीं करता है, ये उसे भी वैल्यू देता है और उसे भी समझता है कि इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें इवनली अपने आउटपुट में। तो इसका स्कैनफ जो है न्यू लाइन्स टैब्स और स्पेसेस को भी वैल्यू देता है। स्कैनफ इज द इनवर्स ऑफ प्रिंटफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्कैनफ जो है वो उल्टा है प्रिंटफ का। विच कन्वर्ट्स इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, कैरेक्टर्स एंड सी स्ट्रिंग्स टू टेक्स्ट। जो स्कैनफ जो है वो उल्टा है प्रिंटफ का। प्रिंटफ क्या करता है कि हम कुछ भी लिख रहे हैं उसको कन्वर्ट करके टेक्स्ट में डिस्प्ले करता है और ऑन स्क्रीन दिखा देता है, लेकिन स्कैनफ उसका उल्टा करता है। ये पॉइंट आपको बता चुका हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप ये पॉइंट समझ चुके होंगे। अब मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जाम्पल स्कैनफ का। तो हैशटैग इनपुट stdio.h ये आप समझ गए हैं, ये प्री प्रोसेसर है, इनपुट आउटपुट का ये हेडर फाइल है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ये हमारा हेडर फाइल है, ये हमारा प्री प्रोसेसर है। तो ये दोनों हम समझ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आपने अगर उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सी लैंग्वेज में मास्टरी पा सकते हैं प्रोग्रामिंग विद पीजे चैनल के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये तो मैंडेटरी है यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट और ये मेन, ये फंक्शन है, हम भी इस प्रोग्राम में देख रहे हैं बार बार शुरू से, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी एक दो लेक्चर के बाद। और आप यहाँ देख सकते हैं अब जो मेन स्टार्ट हो रहा है गेम इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो क्या हो रहा है, मैं आपको सब कुछ स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ कि कैरेक्टर एक डेटा टाइप है हमारा, और ये str जो है ये नेम है हमारे वेरिएबल का, कैरेक्टर एरे का। और 100 जो है यानी कि ये कैरेक्टर एरे str नेम है वो 100 टाइप को बस मतलब 100 वैल्यू को सपोर्ट करेगा। यानी हम उसमें 101 वैल्यू देंगे, यानी कि हम कीबोर्ड से 100 बार कुछ टाइप करेंगे ABCDEFGH रैंडमली, तो 100 इनपुट यानी 100 कैरेक्टर को वो स्टोर करेगा। उसके बाद हम कुछ भी टाइप करेंगे वो उसे इग्नोर कर देगा। उसके बाद उसका कुछ कैपेसिटी ही नहीं है कि वो 100 से ज़्यादा कुछ अपने आप अंदर स्टोर कर सके। यानी कि आप समझिए कि स्टेडियम है, उसका नाम str है, और उस स्टेडियम का कैपेसिटी सीटिंग कैपेसिटी 100 है, तो उसमें हम बस 100 लोगों को ही बैठा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम एक्स्ट्रा 5, 10, 15, 20 कुछ भी एक भी एक्स्ट्रा को ले आएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो स्टेडियम। तो आप समझ सकते हैं इस तरह से str कैरेक्टर स्ट्रिंग को। और ये जो आप ब्रैकेट में देख रहे हैं 100, वो उसका वैल्यू वही है कि इसका ये स्ट्रेंथ लिमिट है, डायमेंशन है कि कैरेक्टर एरे 100 वैल्यू को ही स्टोर कर सकता है, उससे ज़्यादा ये स्टोर नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट टाइम आप बहुत ही बेसिकली इससे फैमिलियर होंगे। इंट आई, इंट हमारा डेटा टाइप है, आई वेरिएबल डिक्लेरेशन हमने किया है यहाँ पे, तो वेरिएबल का नेम आई है, इंट डेटा टाइप है, तो ये हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया। तो इतना तक हम समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा, सब कुछ सही में हमें समझ में आ रहा है। अब देख लेते हैं हमारे इस लेक्चर का हीरो, दोनों भाई, प्रिंटफ स्कैनफ। अब प्रिंटफ हमें क्या बोल रहा है, इंटर वैल्यू। तो प्रिंटफ हमें बोल रहा है कि कोई वैल्यू इंटर कीजिए। तो प्रिंटफ जो है इंटर वैल्यू हमें शो कर देगा आउटपुट, क्योंकि ये हमारा एक स्टेटमेंट है, डबल कोटेशन मार्क के अंदर आप देख रहे होइएगा। तो इंटर वैल्यू और ये कोलोन जो है ये हमें आउटपुट में शो कर देगा कंसोल यानी कि कमांड लाइन पे। तो ये शो कर दिया, और फिर हमसे कंप्यूटर पूछेगा स्कैनफ %s%d str एंड i। तो हमसे कंप्यूटर पूछेगा कि कोई नंबर देने के लिए। ये कंप्यूटर आपको कमांड लाइन पे दिखेगा नहीं कि आप कुछ नंबर पूछ रहा है आपसे। जैसे आपको प्रिंटर बोला इंटर नंबर, आपको नंबर टाइप कर देना है फट 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 करके। और %s यानी कि क्या हुआ, ये हमारा कैरेक्टर स्ट्रिंग है, तो हम %s यूज कर रहे हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नोटिस करना है कि यहाँ पे मैंने एम्परसैंड का यूज नहीं किया है। एम्परसैंड का यूज इसीलिए नहीं किया है क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि हम एम्परसैंड का यूज नहीं करते हैं, वी डू नॉट यूज एम्परसैंड इनटू अ कैरेक्टर एरे। तो यहाँ पे इसीलिए हमने एम्परसैंड का यूज नहीं किया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हमने एम्परसैंड आई यूज क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको बताया पिछले प्रीवियस स्लाइड में कि हम एम्परसैंड का यूज करेंगे कोई वैल्यू रीड करने के लिए, बेसिक वेरिएबल्स टाइप्स। तो हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है। तो इतना उम्मीद करता हूँ आपको इतना लाइन समझ में आ चुका है। और फिर अब प्रिंटफ पे हम अब आउटपुट थ्रो कर रहे हैं, यू एंटर्ड, तो ये तो ऐसे ही एज इट इज आ जाएगा। और %s%d एज इट इज नहीं प्रिंटफ शो करेगा, %s के जगह आ जाएगा हमने जो वैल्यू एंटर किया था, %d के जगह आ जाएगा कि हमने जो वैल्यू एंटर किया था। तो आप ये मत समझिए कि डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर है तो %s%d आ जाएगा, यू एंटर्ड %s%d, ऐसा नहीं आएगा। %s के जगह पे हमने जो str को वैल्यू दिया था वो आ जाएगा, और i के जगह पे हमारा आ जाएगा %d को जो मैंने वैल्यू दिया था वो आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ में आ रहे होंगे। रिटर्न 0 ये आप समझ सकते हैं कि रिटर्न कर देगा और हम प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे।
तो इसका आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जैसे आपने यहाँ पे अगर परसेंटेज एस दिया है यानी कि स्ट्रिंग है, तो आपको पहले स्ट्रिंग देना है, आप पहले नंबर नहीं दे सकते हैं। और परसेंटेज यानी कि आपको अगर स्ट्रिंग पहले पूछ रहा है तो आपको स्ट्रिंग पहले देना है, यानी आप पहले नंबर नहीं दे सकते हैं, नहीं तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बेसिकली परसेंटेज एस टी आर परसेंटेज एस के पास आ जाएगा, तो हमें सीक्वेंस में देना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपने पहले परसेंटेज एस स्ट्रिंग पहले आप मांग किया है पहले स्ट्रिंग का, या पहले आपने इंटीजर का मांग किया है। जैसे जो डिमांड करेगा उसी तरह आपको वैल्यू पुट करना है। आपसे पहले वो मांग रहा है स्ट्रिंग और आप दे रहे हैं कुछ और वैल्यू, तो वो ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ देख लेते हैं स्कैनएफ का कुछ और पार्ट। तो व्हेन अ प्रोग्राम यूजेस स्कैनएफ टू गैदर इनपुट फ्रॉम अ कीबोर्ड इट वेट्स फॉर यू टू इनपुट सम टेक्स्ट। वो आप स्कैनएफ के पास, जैसे प्रिंटफ ने आपको पिछले लाइन इस एग्जाम्पल में आपने स्कैनएफ से पूछा आपसे इंटर अ वैल्यू, तो आपने इंटर वैल्यू पे इसके आपके बाद कुछ देर रुकेगा और आप जब तक वैल्यू पुट करके एंटर नहीं प्रेस करते हैं तब तक वो रुका रहेगा। फिर आपको वैल्यू पुट कर देना है और एंटर प्रेस करना है, तो ये फिर आगे प्रोसीड कर जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, व्हेन यू एंटर सम टेक्स्ट एंड प्रेस एंटर देन प्रोग्राम प्रोसीड्स एंड रीड्स द इनपुट। तब ये इनपुट रीड करेगा और जो आपने इनपुट डाला है उसी सीक्वेंस में, यानी कि आपने परसेंटेज एस पहले मांगा था तो परसेंटेज एस यानी कैरेक्टर आप पहले देंगे और कैरेक्टर एरे जाके वो परसेंटेज एस की जगह पे बैठ जाएगा। और आपने इनपुट जो यानी इंटीजर जो दिया था वो उसके यहाँ पे परसेंटेज डी पे जाके बैठ जाएगा और परसेंटेज एस को रिप्लेस कर देगा जो वैल्यू आपने पुट किया, परसेंटेज डी को रिप्लेस कर देगा जो आपने वैल्यू पुट किया, और परसेंटेज एस परसेंटेज डी गायब हो जाएगा और आपने वैल्यू जो पुट किया था वो हमारा आउटपुट में निकल के प्रिंटएफ शो करने लगेगा। तो ये बेसिक फंडा है प्रिंटएफ और स्कैनएफ का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रिंटएफ काम कैसे करता है, स्कैनएफ काम कैसे करता है। तो आप ये मत समझिएगा कि हमेशा आके यहाँ पे प्रिंटएफ यू इंटर्ड परसेंटेज एस परसेंटेज डी और इसी तरह शो कर देगा कि परसेंटेज एस परसेंटेज डी ऐसे लिख देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये उसे रिप्लेस कर देता है जो वैल्यू आपने टाइप किया है। तो इसी के साथ अब हम खत्म करते हैं इस लेक्चर को। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। न्यूटन स्कूल को आप चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिसे सी लैंग्वेज पढ़ना हो समझना हो, जो प्रोग्रामिंग में बिगिनर हो। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर में और फिर हम कुछ एक्स्ट्रा सीखेंगे सी लैंग्वेज में। तो सी या हैव अ नाइस डे, बाय बाय।